स्टार्ट करें या 1 मिनट वेट कर लें तब भी आ जाए? सर वेट कर ले। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। आप लोगों का क्या बना है वो यूनिवर्सिटी का, ये जिनकी यूनिवर्सिटी पीएमडीसी की लिस्ट में नहीं है, क्या अपडेट है? ग्रोथ क्या अपडेट है? सर ये कुछ माइग्रेशन वगैरह ही करा रहे हैं। जी क्या कह रहे हो? माइग्रेशन वगैरह ही करा रहे हैं सर, वो बच्चे सारे। नहीं, ये जो जिन चारों ने डिग्री ले ली है, जो ग्रेजुएट हो गए हैं, वो पाकिस्तान आए तो उनकी यूनिवर्सिटी में लिस्ट से निकाल दी है। इनसे पूछ रहा हूँ, ये माइग्रेशन के चक्करों में ना पड़ना, ये तो महीने बाद दोबारा यूनिवर्सिटी डाल देते हैं। ये माइग्रेशन का केस चल रहा है सर। केस उसका कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना केस का, और ना रिजल्ट आना है। ये पाकिस्तान है, यूके यूरोप नहीं है कि जहाँ पे आपकी कोर्ट आपको फौरी इंसाफ दे दे। यहाँ पे सब ड्रामा है, जिसकी ताकत है उसके पास डिसीजन है। इसलिए बेस्ट हल जो है ना, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करवाने का एहतजाज है। ये कौम डंडे से ही मानती है, इसके अलावा कोई हल नहीं। इसे एहतजाज करें, नहीं भी हल तो एहतजाज करें। कोर्ट शोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं, पैसे वेस्ट है, पैसे टाइम, और जानबूझ के आपको होप देते रहेंगे। ठीक है, कोर्ट वाले हमारे इंतजार, जो कोर्ट में ओरिजिनल केसेस हैं, जो केसेस विद इन डेज हल होने वाले होते हैं, वो नहीं हल होते, तो ये कहाँ हल होना है? तो इसलिए कोर्ट के चक्करों से निकल जाओ, इसको एहतजाज के लेवल पे लेके जाओ, नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई हल नहीं। जी ब्रो, स्टार्ट करें जी, आते हैं समय। चलें, हम हमारे नाम है जी। अब हम लोग पढ़ते हैं, हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ये हमारी पेयर्स में होती हैं। ठीक है, तो फिर मैं आगे पीछे कोई चीज बोल जाऊं तो मुझे टोक दीजिएगा, मैं आधा नींद में हूँ। तो अच्छा, हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अब ये 12 के 12 जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ये राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे होती हैं। तो ये 12 पेयर्स हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व राइट भी है, लेफ्ट भी है, तो जो नर्व राइट है वो लेफ्ट भी होगी। ठीक है, तो पेयर्स में है। तो पहले तो 12 नर्व्स के आपको पता नहीं चाहिए, 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, हमारी 12 पेयर होते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी नर्व। हम इसको पढ़ते हैं। मैं ना आपको साथ साथ इसका एग्जामिनेशन भी बताता जाऊंगा, तो किस नर्व का क्या फंक्शन है, और चेक करनी हो तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो ऑल्फैक्टरी नर्व सबसे पहले, इसका काम है स्मेल को सेंस करना। इसका काम है स्मेल को सेंस करना, ऑल्फैक्टरी नर्व। हमें 2 दिन लग जाएंगे ऑल्फैक्टरी नर्व पे, 2 से 3 दिन। अच्छा, अब ये ऑल्फैक्टरी नर्व का काम है स्मेल को सेंस करना, इसीलिए ये सेंसरी नर्व है। इट्स अ प्योर सेंसरी नर्व। ये कोई किसी मसल को, किसी को सप्लाई नहीं करती। इट्स जस्ट, इसका फंक्शन जो है वो कैरी दी सेंसेशन ऑफ स्मेल। अच्छा, अब अगर किसी पेशेंट को ऑल्फैक्टरी नर्व, पहले तो आपको मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन लिख लें। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको स्मेल नहीं आती, उसको सेंस ऑफ स्मेल उसकी नहीं है, और साथ में वो बच्चा लड़का या लड़की, उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से फंक्शन यही है जो मैंने बता दिया। अब इसके क्लिनिकल पॉइंट्स बताने लगा, और उसको पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एलएच रिलीज नहीं हो रहा। अच्छा, क्योंकि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज नहीं हो रहा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज नहीं हुआ? जीएनआरएच। जब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज नहीं होता, तो पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होता। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? जीएनआरएच।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? एफएसएच एलएच। जब पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच रिलीज करता है तो रिजल्ट क्या निकलता है? आपके जो फीमेल्स हैं, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अगर लड़का हो तो उसके स्पर्म्स बनेंगे, लड़की हो तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाना है या स्पर्म्स बनाने हैं तो पिट्यूटरी से क्या चाहिए? एफएसएच और एलएच। अब पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच कब देगा? जब हाइपोथैलेमस क्या भेजता है? जब हाइपोथैलेमस क्या भेजता है ब्रोस? जीएनआरएच। अब अगर आपका हाइपोथैलेमस जीएनआरएच नहीं रिलीज कर रहा तो क्या वो लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा? स्टार्ट होगा? नहीं। नो सर। क्या वो लड़कों के स्पर्म्स बनेंगे? नो सर। वो लड़की माँ नहीं बन सकती, वो लड़का बाप नहीं बन सकता जिनका एफएसएच एलएच नहीं आएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या नहीं रिलीज कर रहा? जीएनआरएच। अब जब ऐसी कंडीशन हो कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज ना हो रहा हो और उस बच्चे को पैदाइशी सेंस ऑफ स्मेल ये भी लॉस हो, दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड Kallman syndrome. One of the favorite question of exam, so what is Kallman syndrome? Kallman syndrome जो कि आपका congenital disorder है जिसमें हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज नहीं करता और इन बच्चों को साथ लैक ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होती है। ठीक है, रिजल्ट क्या निकलता है? एक लड़की आई है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट हुआ। लड़कियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 13 सालों की उम्र में। तो वो कहती है डॉक्टर साहब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो लड़का है वो इनफर्टाइल है। तो इसलिए अगर आपको ये सेक्सुअल डिसफंक्शन मिले, लड़की के मेंस्ट्रुअल साइकिल का इश्यू हो, लड़के के स्पर्म्स का इश्यू हो, लड़के के स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रही, फीमेल की ओवरीज काम नहीं कर रही, लड़के के टेस्टिस काम नहीं कर रहे और साथ में उसको पैदाइशी तौर पे सेंस ऑफ स्मेल भी लॉस है, कौन सा सिंड्रोम आप पेपर में लगाओगे? ये दो चीजें लिखी आ गई, आप कौन सा आंसर लगाओगे पेपर में जी ब्रोस? कॉलमैन सिंड्रोम। कॉलमैन सिंड्रोम। क्वेश्चन था पास्ट पेपर्स में कि नहीं? 100% था, हो ही नहीं सकता कि ना हो। दिस इज कॉलमैन सिंड्रोम। अच्छा, एक तो हमारा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जरूर ध्यान में रखना। अच्छा, दूसरे नंबर, अच्छा अब आप ये देखो, अब किसी पेशेंट को स्मेल क्यों नहीं आती? यार देर आर मल्टीपल रीजंस कि स्मेल जो है क्यों नहीं आ रही। अच्छा, स्मेल ना आने को कोई हम सेंस ऑफ हम स्मेल ना किसी कैसे कहते हैं? एनोस्मिया। एनोस्मिया से मुराद क्या है? कि पेशेंट लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल कि आपको सेंस, आपको स्मेल नहीं आ रही, दिस इज कॉल्ड एनोस्मिया। अच्छा, एक होता है वर्ड पेरोस्मिया। पेरोस्मिया, इससे मुराद ये होता है कि आपको जो बैड स्मेल है, जो गंदी बू है वो अच्छी लगे और जो अच्छी खुशबू है वो बुरी लगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गटर के पास जाते हो, जो गटर होता है सीवरेज, जहां पे हमारा सारा पोटी पेशाब निकल आता है, आप जाके कहो कि दिस स्मेल इज वेरी गुड, तो गंदी स्मेल को अच्छा कही जा रहे हो, और जो अच्छी है गुलाब का फूल उसको बुरी कही जा रहे हो। तो जो अच्छी स्मेल है वो आपको बुरी फील हो, जो बुरी स्मेल है वो अच्छी फील हो, उल्टा काम चल पड़े, दिस इज कॉल्ड पेरोस्मिया। दिस इज अ काइंड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। जी ब्रोस, क्लियर है? तो ये जो पेरोस्मिया होता है ये क्या है जी? कि ये आपका जो बैड स्मेल है, ऑफेंसिव स्मेल है, वो आपको प्लेजेंट फील हो, और जो प्लेजेंट स्मेल है, जो अच्छी खुशबू है, वो आपको बदबू फील हो, दिस इज कॉल्ड पेरोस्मिया।
जो कि साइकेट्रिक जो है वो डिसऑर्डर है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ ऑल्फैक्टरी नर्व से रिलेटेड, कि अगर एक आपको स्मेल नहीं आ रही, इसी का एनोस्मिया, ठीक है। अच्छा, अगर आपको उल्टा ही फील हो रहा है, ठीक है, आप गटर के पास जाके वाव वाव कर रहे हो और गुलाब के फूलों के पास जाके जो है वो उसको डिसलाइक कर रहे हो, तो दिस इज एरोस्मिया, दिस इज अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। अच्छा, उसके बाद एक होती है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस। अच्छा, अब ये जो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होती हैं, हेलुसिनेशन से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल, कोई चीज हकीकत में ना हो लेकिन आपको फील हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी कमरे में कोई नहीं है, मैं कहूँ यार वो बेड पे कोई बैठा हुआ है, कोई नहीं बैठा हुआ, बेगम तो मेरी बाहर है, तो बेड पे तो कोई नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है कोई चीज नजर आ रही है, लेकिन जैसे हम अक्सर कहते हैं मुझे जिन नजर आए, हालांकि कुछ नहीं नजर आता। दिस इज कॉल्ड हेलुसिनेशन, कि कोई चीज हकीकत में ना हो लेकिन आपको ऐसा लगे कि कोई चीज नजर आ रही है। अच्छा, अब जिस तरह मेरी अम्मी को अल्जाइमर है, वो एक दिन कह रही थी कि वो कौन चलता आ रहा है। अब अल्जाइमर में हेलुसिनेशंस होती हैं, मैंने कहा अम्मी कोई नहीं है वहां पे, नहीं, कहती वो कोई लड़की आ रही है, पिंक कलर के कपड़े पहने हुए उसने, तो उनको हेलुसिनेशन हो रही थी एट दैट टाइम। तो इसी तरह मुझे ऐसा लगे कि मेरे आगे से बिल्ली गुजरी है, कोई नहीं गुजरा, दिस इज विजुअल हेलुसिनेशन। मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने आवाज दी है, किसी ने आवाज नहीं दी, दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये ऐसे लगे किसी ने आवाज दी है लेकिन किसी ने नहीं दी, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लगे कि यार इस कमरे में ना गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, कोई गुलाब के फूल नहीं पड़े, कुछ नहीं पड़ा कमरे में, लेकिन मुझे स्मेल फील हो रही है, हालांकि हकीकत में कोई चीज वहां पे नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। तो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन क्या होती है कि आपको ऐसा लगे कि आपको कोई चीज की स्मेल आ रही है लेकिन हकीकत में कोई चीज आपके आसपास नहीं है। मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से वो कलियों की खुशबू आ रही है, मुझे यहाँ पे किसी किसी रोज की खुशबू आ रही है, हालांकि कुछ नहीं पड़ा कमरे में। दिस इज कॉल्ड कौन सी हेलुसिनेशन जी ब्रोस? olfactory hallucination. ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन पता किन को होती है? हम लोग ना आगे पढ़ेंगे ब्रेन का टेम्पोरल लोब, जिनको एक हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन का टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ना हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो जिन लोगों को ये जो टेम्पोरल लोब होता है ना, ये जो टेम्पोरल लोब है, अक्सर आपने देखा है कुछ लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। फिट्स होते हैं लोगों को, एपिलेप्सी होती है, सुना है ना, मिर्गी का दौरा पड़ा, एपिलेप्सी। जो टेम्पोरल एपिलेप्सी होती है ना, मिर्गी का दौरा पड़ता है, जो पेशेंट को झटके लगते हैं, हाथ पांव मुड़ जाते हैं, अचानक झटके लगते हैं पेशेंट को, तो ये जो एपिलेप्सी होती है ना, जो टेम्पोरल लोब से एपिलेप्सी आपकी ओरिजिनेट होना, टेम्पोरल एपिलेप्सी कहाँ पे ब्रेन में डैमेज है आपका, जो पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है, ब्रेन में इंजरी कहाँ पे है आपकी, ब्रेन में कहाँ पे डैमेज हो रही है? टेम्पोरल लोब। तो जिनको एपिलेप्सी हो और उस एपिलेप्सी का ब्रेन में जो ओरिजिन हो टेम्पोरल लोब हो, उन लोगों को हेलुसिनेशंस होती हैं ऑल्फैक्टरी। फॉर एग्जांपल, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मुझे मिर्गी का ना अभी मिर्गी का अटैक होना है, अभी मुझे पहले ही ना हेलुसिनेशन होने लग जाएंगी कि यार मुझे ना खुशबू आने लगी है, लेकिन अभी मुझे कुछ टाइम गुजरेगा, मुझे मिर्गी का दौरा, मिर्गी का अटैक हो जाएगा, मुझे एपिलेप्सी का अटैक हो जाएगा। तो इसलिए जब आपको हेलुसिनेशंस हो और वो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस हो, इट कुड बी एसोसिएटेड विद टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। इसलिए जिन लोगों को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है, जब टेम्पोरल लोब में कोई प्रॉब्लम होता है, एक तो उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, दूसरा साथ उनको बिला वजह स्मेल फील होती रहती है, हालांकि कोई वहां पे कोई चीज नहीं पड़ी। दिस इज कॉल्ड hallucination of smell, olfactory hallucination which is associated with temporal lobe मिर्गी का दौरा। जी ब्रोस, क्लियर है? आते हैं मेरा समझ? Yes, sir. बाकी लोगों को, बाकी लोग नहीं हूं कर रहे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा,
3 कंडीशन अब आपने याद रखनी है। नंबर 1 लैक ऑफ स्मेल, और साथ में ओवरी और टेस्टिस फेल, आंसर आपका कालमैन सिंड्रोम। अच्छा, उसके बाद स्मेल नहीं आ रही, दिस इज कॉल्ड एनोस्मिया। पुट्ठा ही काम चल पिया, पेरोस्मिया, ठीक है। और उसके बाद हेलुसिनेशन होना, olfactory hallucination is associated with temporal lobe epilepsy। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दिस इज $1 million क्वेश्चन। एक पेशेंट को झटके लगते हैं, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, और साथ olfactory hallucination है। बताओ ब्रेन में इंजरी कहाँ पे है, कौन सा लोब लगाओगे, कहाँ पे इंजरी है? टेम्पोरल लोब में इंजरी है। ये इस तरह पेपर का क्वेश्चन आएगा। न्यूरो बड़ी मजेदार है, थोड़ी सी इंटरेस्ट लेके पढ़ने वाली बात है। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, समझ आई जी ब्रो? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जी अब हम पढ़ते हैं एनोस्मिया जो है वो, इसकी स्मेल क्यों नहीं आ रही, पेशेंट को स्मेल क्यों नहीं आ रही। अच्छा, अब स्मेल ना आने की वजूहात क्या है? एक तो हेड इंजरी भी हो सकती है, कोई सिर पे सुर लगी है, हेड इंजरी हो गई, हेड इंजरी के बाद हो सकता है। या कोई ब्रेन में ट्यूमर हो, उसकी वजह से भी आपको लैक ऑफ स्मेल हो सकती है। या अगर मेनिंजाइटिस हो, गर्दन तोड़ बुखार, टीबी की वजह से। आपको पता है टीबी सिर्फ फेफड़ों की नहीं होती, हमने जो मेनिंजिस पढ़ी है, पिया मैटर, रेक्नाइड मैटर, ड्यूरा मैटर। अगर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो, अगर टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस हो, आपको मेनिंजाइटिस है ड्यू टू द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस टीबी, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में भी आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व पाल्सी हो सकती है, ऑल्फैक्टरी नर्व आपकी डैमेज हो सकती है। तो रिजल्ट क्या निकलता है? एक कल याद रखना, जब भी आपको गर्दन तोड़ बुखार का क्वेश्चन आए, मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन हो, और उसमें लिखा हो पेशेंट की क्रेनियल नर्व्स भी साथ डैमेज हुई हैं, गर्दन तोड़ बुखार हो, मेनिंजाइटिस हो, और साथ में क्रेनियल नर्व्स जो हम 12 में पढ़ लेंगे, और साथ में कोई क्रेनियल नर्व पाल्सी भी लिखी हुई है, तब आंसर उस मेनिंजाइटिस की मोस्ट कॉमनली वजह क्या लगाओगे? बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलस, वायरल या फंगस, कौन सा लिखोगे? टीबी के साथ। यस, टीबी। जब टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस होती है ना, तो आपकी क्रेनियल पाल्सीज बहुत होती हैं। जी ब्रो, आगे चलिए, आगे। Yes, sir. अच्छा जी, बॉस आपको क्लियर है? यस सर। बॉस आपका नाम बड़ा प्यारा है, मतलब क्या है बॉस उसका? सर मतलब मुझे भी नहीं पता सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले आगे लिखें जी। सर वो बुजुर्ग थे ना घोष पाक, हाँ हाँ, तो सर वो उनकी वजह से। अच्छा, 1919 ले गए। अच्छा अच्छा, चले जी। तो आगे लिखें जी, प्यारा नाम है। अच्छा, नेक्स्ट लिखें जी। तो फहीम थोड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, नेक्स्ट लिखें। तो अब ऑल्फैक्टरी नर्व चेक करने के तरीके क्या हैं? हाउ वी कैन टेस्ट, फॉर एग्जांपल अब कदीर है, कदीर आ गया कि सर जी मैनू स्मेल नहीं फील हो रही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑल्फैक्टरी नर्व चेक करने के लिए पेशेंट के नाक में टॉर्च जला के देखेंगे, कहीं कोई मे भी ऐसा हो नाक बंद हुआ हो इसलिए स्मेल नहीं आ रही। तो जब भी आपने ऑल्फैक्टरी नर्व का एग्जामिनेशन करना है, आपने पेशेंट को अपने सामने बिठा लेना है, और उसे क्या कहना है? उसे कहना है कि नाक मुंह ऊपर करे, आपने नाक के अंदर कैमरा, नाक के अंदर टॉर्च जला के देखो, क्या नाक के अंदर कोई फंगस तो नहीं है, क्योंकि समटाइम नाक के अंदर फंगस ग्रो की होती है। नाक के अंदर कोई नेजल कैविटी में कोई पॉलिप हो सकती है। नाक बंद हो, जिस तरह ये देखो, ये इस पेशेंट के नाक में पॉलिप है, इस वजह से भी इसको स्मेल नहीं आ रही होगी। ये देखो नाक के अंदर पॉलिप्स होती हैं, ईएनटी में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद नेजल
फंगस ग्रोथ भी हो सकती है, नाक के अंदर जो है वो फंगस भी हो सकती है। ठीक है, नेजल नेजल जो है वो आपकी नाक के अंदर फंगस भी होती है। ये देखो नाक के अंदर फंगस ग्रो की, मे बी इस वजह से आपको जो है वो लैक ऑफ स्मेल हो। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन, मे बी आपके नाक के अंदर जो आपको स्मेल नहीं आ रही, मे बी उस स्मेल की वजह एट्रोफिक रेनाइटिस हो। ठीक है, मतलब आपको जो है वो आपके नाक अंदर से, नाक का म्यूकोजा अंदर से जो है वो बिल्कुल एट्रोफिक हो गया, सूख गया है। ये जो एट्रोफिक रेनाइटिस होती है ना, इसमें भी आपके नाक का म्यूकोजा जो होता है वो खत्म हो जाता है, एट्रोफिक हो जाता है, तो इसलिए इनको स्मेल नहीं फील होती। लेकिन ये जिनको एट्रोफिक रेनाइटिस होती है ना, इनकी नाक से बड़ी गंदी स्मेल आती है, इनको खुद नहीं फील होती। सामने जो बंदा बैठा होगा ना, वो कह रहा होगा यार इस बंदे से कितनी स्मेल आ रही है, तो इस बेचारे का कसूर नहीं होता, ये समझता है कि कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी तो स्मेल लॉस हो गई है, सेंसेशंस लॉस हो गई हैं। लेकिन जो सामने वाला बंदा होता है वो बड़ा इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि उसका तो नाक ठीक है ना। इसलिए जो एट्रोफिक रेनाइटिस होती है ना, इसमें आपके सामने जो बंदा बैठा होगा उसको बहुत बैड स्मेल फील होगी, और आ रही होती है, बहुत नाक से गंदी स्मेल निकल रही होती है। लेकिन ये जो पेशेंट जिसको खुद एट्रोफिक रेनाइटिस होगा, उसको खुद इतनी स्मेल, उसको खुद ये स्मेल फील नहीं हो रही होगी। तो ये आपकी कॉमन कंडीशन है जो आपने याद रखनी है, लैक ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल होने की। इसलिए जब भी आपने किसी पेशेंट को नाक का मुआयना करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को कहना है कि अपना आंखें बंद कर लो। देखो आंखें बंद कर लो, उसके बाद उसके नाक के करीब कोई चीज लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल हम ले जाते हैं साबुन, है साबुन की स्मेल होती है, तो आप क्योंकि पेशेंट देख लेगा फिर तो वो आपका टेस्ट खराब हो जाएगा ना। पेशेंट को नहीं पता होना चाहिए कि आप उसे क्या चीज सुंघाने लगे हो। आपने उसकी आंखें बंद करा देनी है, और कोई चीज ऐसी उसके नाक के करीब करनी है जो खुशबू वाली हो। खुशबू वाली कोई चीज हो, उससे पूछो कि उसको स्मेल आई है कि नहीं आई। अगर तो उसको स्मेल आई है तो इस तरह आप उसका एग्जामिन कर सकते हो कि आप कोई भी खुशबू वाली चीज उसके नाक के करीब लेके जाओ, आंखें बंद करा दो, ताकि पेशेंट को ना पता हो कि उसके नाक के करीब क्या जाने लगा है। अगर वो आंख देख रहा है फिर तो उसे पता चल जाएगा ये तो साबुन है, ये साबुन की स्मेल है। तो इसलिए पेशेंट की आंखें क्लोज करवानी है, और उसके बाद आपने उसके नाक के नॉस्ट्रिल्स के करीब जो है वो आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आईज। ठीक है, और उसके बाद आपने उसके नाक के करीब जो है वो लेके जानी है क्या चीज, कोई खुशबू वाली चीज। उससे उसको आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट को स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। जी ब्रो, ऑल फैक्ट नो क्लियर? आती मेरा Yes, sir. Yes, sir. ये थी ऑल फैक्ट नर्व। अच्छा, अब ये जो सेकंड हमारी नर्व आ जाती है, ऑप्टिक नर्व। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, ये किसी का पैदाइशी हो सकता है? बाय बर्थ लैक ऑफ स्मेल हो सकती है, किसी का नेजल कैविटी बंद है, बाय बर्थ भी हो सकती है। ठीक है, तो जी ब्रो क्लियर? यस सर। अच्छा, उसके बाद है जी अगली हमारी नर्व है जी अपना ऑप्टिक नर्व। अच्छा, अब ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? विजन, देखना। आप जो लोग देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये ऑप्टिक नर्व। लेकिन ऑप्टिक नर्व को हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इसको पहले हम पूरा ट्रैक पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। अभी ऑप्टिक नर्व अंदर से हम स्किप कर रहे हैं, ये आपको न्यूरोनॉटमी में समझ आनी है, तो मैं वहां पे आपको कराऊंगा। थर्ड नर्व लिखो, ओकुलोमोटर नर्व। यस, ऑप्टिक नर्व अभी हमने निचोड़ दिया क्योंकि उसका पूरा ट्रैक आएगा, वो पूरे 2-3 दिन का काम है ऑप्टिक नर्व का। तो ओकुलोमोटर नर्व। अच्छा, ये जो ओकुलोमोटर नर्व है, ये थर्ड क्रेनियल नर्व है, इसका क्या फंक्शन है? ये प्योर मोटर नर्व है, ये ओकुलोमोटर नर्व। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा।
अब हम इसको, तो इस पे टाइम लगना है हमें। लुक, देखते हैं जी, इधर देखें जी, ये है जी आपकी आई। ये आपकी आई है जी। अच्छा, आपकी आईज में एक वो मसल्स होते हैं जो बाहर होते हैं, जो आपकी आंख को ऊपर नीचे करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। ये मैंने जो बनाया है साइडों पे, ये कौन से मसल्स हैं? एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं, ये आपके, ये जो मैं ऊपर नीचे देख रहा हूँ, सज्जे खब्बे ऊपर नीचे, ये जो आंखें मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे, ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं। इन एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स बेसिकली आपके जो है वो एक्स्ट्रा, इसमें आपका सुपीरियर रेक्टस मसल है, लेटरल रेक्टस मसल है, मीडियल रेक्टस है, सुपीरियर ओब्लिक है, लेटरल ओब्लिक है। ये बेसिकली 6 मसल्स होते हैं। नाम लिखें एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के। सुपीरियर रेक्टस मसल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। अब ये यहाँ पे आपको टाइम लगना है, और ये इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, ये देखें, ये नाम लिख लें। ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल है, ये आपकी आई को मूव करते हैं। सबसे पहले तो इनके नाम लिखें। लिवेटर पाल्पेब्रस पेरियोसस मसल, ये हमारे, इसको छोड़ दो, ये नीचे वाले लिख, इसको भी लो, बोल के सारे लिखो, फिर मैं बताता हूँ। सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। ये 4 मसल लिखो। ये बल्कि ये जितने भी हैं सारे लिख, जब लिख लो तो हूं कर देना। ये सारे मसल्स हैं। सर फर्स्ट वन कौन सा? जी ब्रदर, लिख लिए। सर फर्स्ट वन लिवेटर, LEVATOR, पाल्पेब्रल, PALPEBRAE, लिवेटरल पाल्पेब्रल स्पीरियोसस, सुपीरियर, SUPERIORA, स्पीरियोसस मसल, लिवेटर पाल्पेब्रल स्पीरियोसस मसल। लिख लिया सबने? जी सर। यस अच्छा, सर। अब ये जो मसल्स है, ये आपके आई की, जी मैं लिख लिया। जी सर, लिख लिए। अम्मी की ठीक है। अच्छा, बीपी कैसा अम्मी का? अच्छा, चलें आगे लिखें जी। तो ये मसल सब ने लिख लिया नाम जी ब्रोज, आगे चले। जी सर, लिख लिया सर। अच्छा, ये जो लिवेटर पाल्पेब्रल मसल है ना, ये आईलिड में है। ये जो अपर आईलिड है ना, ये अपर आईलिड जो है ना, ये इसके अंदर है। ये जो मैंने आंखें खोली है, अभी तो बंद है ना मेरी आंखें जी ब्रोज, अभी बंद है ना, अभी मेरे आईलिड क्लोज है ना? यस सर। कर लो कि जो मैं डिग जूं तो दसना। अभी मेरे आईलिड क्लोज है ना? यस सर। यस अच्छा, ये मैंने ओपन कर लिया। तो आईलिड्स को ऊपर उठाने में पहला मसल, ये ऊपर वाला, ये हमारे अपर, ये आईलिड को ओपन करता है, तानु चाकरा। अच्छा, अगला ये जो मसल है, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। अच्छा, अब मेरी बात सुनो गौर से। अब सब इनके आगे आगे एक फंक्शन लिखें। जो सुपीरियर रेक्टस मसल है, इसका क्या काम है? अभी मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगा। ये मैंने आंखें ऊपर को की, ये कौन सा मसल का काम है? सुपीरियर रेक्टस। उसके बाद ये नीचे, ये कौन सा मसल का काम है? इंफीरियर रेक्टस। इंफीरियर रेक्टस। उसके बाद अब इस आंख को देखना है। ये मैं किधर देख रहा हूँ? राइट साइड। लैटरल, लैटरल साइड पे देख रहा हूँ। तो ये कौन सा मसल होगा? लैटरल रेक्टस। उसके बाद अब मैं इधर देख रहा हूँ, मीडियल रेक्टस। अब ये मीडियल रेक्टस। तो पहले ये 4 फंक्शन तो क्लियर हो गए लिब्रोस? यस सर।
तो सुपीरियर रेक्टस का काम है आई बॉल को ऊपर मूव करना, इंफीरियर रेक्टस का काम है आई बॉल को नीचे को मूव करना, लेटरल रेक्टस का काम है आई बॉल को, लेटरल रेक्टस का काम है आई बॉल को लेटरल लेके जाना, और मीडियल रेक्टस का काम है आई बॉल को मीडियल लेके जाना। ये आंख मीडियल देख रही है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, सुपीरियर ऑब्लिक का क्या काम है? ये देखो, आप अपने नाक की टिप को देखो, अपने नाक की टिप को देखो, ये देखो, ये कौन सा मसल का काम है जो मैं नाक की टिप को देख रहा हूँ? Inferior oblique. सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक। ऐसे ऐसे जब आप सीढ़ियां उतरते हैं, जब आप सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, तो जो सीढ़ियों पे नजर जा रही होती है वो सुपीरियर ऑब्लिक मसल काम कर। आपको सीढ़ियां उतरने में कौन हेल्प करता है? कौन सा मसल? Superior oblique. सुपीरियर ऑब्लिक। जो इंफीरियर ऑब्लिक है वो ये काम करता है आई को बाहर और ऊपर। ये वाली जो जिसे हम कानिया करके नहीं रहते किसी को, जी ब्रो, ये किस मसल का काम है? जी ब्रो, Inferior oblique. इंफीरियर ऑब्लिक। मोटी मोटी चीजें याद होगी जी ब्रोस? Yes, sir. अच्छा, आई बॉल को ऊपर करना है सुपीरियर ऑब्लिक, सॉरी सुपीरियर रेक्टस, नीचे को इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। जी ब्रो, क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, इनमें से जो सुपीरियर ऑब्लिक है उसको फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। लिखो, जो सुपीरियर ऑब्लिक है उसको चौथी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। जो लेटरल रेक्टस है उसको सिक्स्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। जो लेटरल रेक्टस है उसको सिक्स्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। बाकी कौन से बच गए? बाकी सारे, बाकी सबको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। तो कौन कौन से मसल्स हैं जिनको थर्ड नहीं करती? सुपीरियर ऑब्लिक एंड लेटरल रेक्टस। सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सी नर्व सप्लाई होती है? फोर्थ क्रेनियल नर्व। लेटरल रेक्टस को कौन सी नर्व सप्लाई होती है? सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। हम कौन सी पढ़ने लगे? हम पढ़ रहे हैं थर्ड। आप लोग मुझे बताओ, थर्ड क्रेनियल नर्व सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई कर रही है, मीडियल रेक्टस को कर रही है, इंफीरियर रेक्टस को कर रही है, यस सर। ठीक है, इंफीरियर ऑब्लिक को कर रही है। यस सर। इन सारे मसल्स को नर्व सप्लाई कौन सी है? थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व। अब जब थर्ड क्रेनियल नर्व इंजर होगी, क्या आपके आई बॉल की अपवर्ड मूवमेंट इफेक्ट होगी? आपके आई बॉल की लोअर मूवमेंट इफेक्ट होगी? आपके आई बॉल की मीडियल साइड की मूवमेंट इफेक्ट होगी? क्या आपके आई बॉल की इंफीरियर रेक्टस मूवमेंट, इंफीरियर ऑब्लिक मसल की मूवमेंट होगी? नहीं। इसका मतलब थर्ड क्रेनियल नर्व आपकी आई को घुमाने के अंदर बड़ा रोल है। ये जो मैं, अब मेरी बात सुनना, ये कौन सी नर्व की वजह से ऊपर देख रहा हूँ? आई बॉल कौन सी नर्व की वजह से ऊपर गया? थर्ड क्रेनियल नर्व। उसके बाद ये मैंने आई बॉल कौन सी नर्व की वजह से नीचे मूव किया? नीचे आई बॉल इंफीरियर रेक्टस। नर्व बताओ बस, कौन सी नर्व का काम? थर्ड क्रेनियल नर्व। ये आई बॉल में मीडियल साइड पे लेके गया, ये आई बॉल में मीडियल साइड पे ले आया, कौन सी नर्व का काम है? Third cranial. थर्ड क्रेनियल नर्व। उसके बाद ये कहानी आपसे देख रहा हूँ, ये क्या है? Sixth cranial nerve. थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व जब डैमेज होगी, मुझे एक बात सिंपल से बताओ, क्या इस पेशेंट की एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ आई पैरालाइज हो जाएंगे? यस और नो? हो जाएंगे। क्या इस पेशेंट की आई मूवमेंट इफेक्ट होगी? यस और नो? जिस आंख की थर्ड क्रेनियल नर्व पालसी होगी ना, वो आंख किस तरह नजर आएगी? क्या ये आईलिड ऊपर होगा
क्या ये आईलिड जो ऊपर उठा है ये ऊपर उठेगा? लिवेटर पाल्पेब्रल स्फेरियोसस मसल, ये अभी आंखें मेरी बंद है, क्या ये मैंने आईलिड जो ओपन किया ऊपर, ये ऊपर होगा, निकलेगा ऊपर, आईलिड ऊपर को जाएगा? नो सर। नहीं। अब मेरी बात सुनो, जब भी sir. थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी होगी आपके ज़हन में ये आना चाहिए, ये देखना, थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी आपने जो एक चीज याद करनी है, दैट इज थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी में आपकी जो डाउन एंड आउट आई लिखा होगा, देखना, जब भी किसी पेशेंट की, ये देखो, ये आई नॉर्मल है, आईलिड भी पूरा ओपन है, इस आई को देखो, एक तो ये अपर आईलिड नीचे को आ गया, क्या ये आंख पूरी खुली है? नो सर। क्या No, ये आंख sir. पूरी खुली है? No, क्या sir. ये आईलिड पूरा ओपन है? सर। नो। नहीं। दूसरा, इस आई को और इस आई को देखो, ये आई बिल्कुल सेंटर में है, ये आई बॉल थोड़ा सा नीचे को आ गया, ये आई बॉल थोड़ा सा नीचे का है, उसके कंपैरेटिवली थोड़ा नीचे को है, Yes, यस sir. सर। थोड़ा सा बाहर को भी निकला हुआ है, थोड़ा बाहर को भी लैटरल भी मूव कर दिया, थोड़ा नीचे भी है और थोड़ा लैटरल भी है, ऐसे ही है। इसे कहते हैं, Yes. इसे कहते हैं डाउन, इसे कहते हैं डाउन और थोड़ा सा बाहर को आउट, डाउन एंड आउट आए, क्या आंसर लगाओगे पेपर में, कौन सी नापाल से? क्रेनियल 3। क्रेनियल नर्व नंबर 3 पाल से है। और दूसरा, क्या पूरा आईलिड ओपन हुआ है? नो। नहीं। इसे कहते हैं टोसिस, ये आईलिड ड्रॉप हो गया ना, ये आईलिड क्या है, नीचे को आ गया ना, इसी का कहते हैं ड्रॉप आईलिड। ड्रॉप आईलिड को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? टोसिस। तो मुझे ये बताओ कि आईलिड आपका, ये देखो, ये आईलिड आपका ड्रॉप है ना, ये वो पूरा ओपन है, ये आईलिड नीचे है, तो ये आपका आईलिड जो है वो ड्रॉप है, तो आईलिड आपका ड्रॉप हो, डाउन एंड आउट आए हो, मतलब टोसिस हो, आई बॉल आपका नीचे को हो और बाहर को निकला हो, डाउन एंड आउट आए विद टोसिस, आंसर आपका पेपर में कौन सी क्रेनियल नर्व होगा? जी ब्रोस। क्रेनियल क्रेनियल नर्व नंबर 3। यहां तक पहला पॉइंट क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। No, sir. अच्छा, उसके बाद 2 मिनट आंसर। आंसर लगा।
जी ब्रो, यहां तक क्लियर है? अगर आपको लिखा है डाउन एंड आउट Yes, आए, क्या लिखोगे? विद अनएबल टू एलिवेट द अपर आईलिड, अपर आईलिड ऊपर नहीं जा रहा, टोसिस हो गई है, डाउन एंड आउट आई हो गया, आंसर क्या लगाओगे? जी ब्रो, cranial 3 ओक्लोमोटर पल्स। आगे देखो, हमारी ना आई में ये तो थे बाहर वाले मसल। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पेशेंट को, अच्छा बल्कि चल मैं बाद में बताता, उसके बाद आपके आई के अंदर होते हैं आयरस। ये आयरस पड़ा है ना हमारी आई में, जो ब्लैक सा एरिया आता है, आयरस। अब आयरस के अंदर ना आपके दो तरह के मसल्स होते हैं। एक होते हैं ये वाले, जो मैं लंबी लंबी लाइनें बना रहा हूं, ये हमारे आयरस के मसल्स हैं। इनको कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये हमारे इंट्राओकुलर, अब मैं आंख के अंदर वाले मसल्स बना रहा हूं, ये है इंट्राओकुलर मसल, जिन्हें हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल आयरस के अंदर अब आयरस क्या है? मसल्स है आंख के अंदर, उसको आयरस कह रहे हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं। एक आयरस के अंदर मसल्स होते हैं जैसे सर्कल में होते हैं। तो आयरस के अंदर कितनी तरह के मसल्स है? एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक सर्कुलर है। circular सर ये लॉन्गिट्यूडनल को रेडिएटिंग मसल भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल को अच्छा, एक एक आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं और एक आपके सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं। अब इसका मतलब ये देखें जरा, ये मैं लॉन्गिट्यूडनल बना रहा हूं जरा बाहर बड़े करके, ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये सर्कुलर है। तो आयरस के अंदर दो तरह के मसल होते हैं, एक सर्कुलर होते हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो दरमियान में स्पेस होती है ना, ये जो आयरस के मसल के दरमियान में ये जो स्पेस है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जी ब्रोज, इसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। तो इसका मतलब ये बाकी एक आयरस के सर्कुलर मसल है और एक आयरस के कौन से मसल है ब्रोज? बोलो। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, अब क्या होगा? ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो प्यूपिल खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर आपने प्यूपिल खोलना है, कौन से मसल्स को एक्टिवेट करो? जल्दी से बताओ। लॉन्गिट्यूडनल अगर आप चाहते हो प्यूपिल खुल जाए, डायलेट हो जाए, प्यूपिल डायलेट हो जाए, कौन से मसल्स आयरस के काम करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूड। अगर आप चाहते हो प्यूपिल छोटा हो जाए, फिर कौन से मसल्स काम करेंगे? circular सर्कुलर। तो सर्कुलर मसल जो होंगे वो प्यूपिल को नैरो करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो प्यूपिल को खोलते हैं, बड़ा करते हैं। तो जो मसल प्यूपिल को खोलते हैं, बड़ा करते हैं, उनको प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स कह सकते हो, जो प्यूपिल को डायलेट। जो सर्कुलर मसल्स हैं जो प्यूपिल को छोटा करते हैं, उनको प्यूपिल कंस्ट्रिक्टर मसल्स कह दो। तो इसका मतलब आयरस में दो तरह के मसल्स होते हैं, एक वो जो प्यूपिल को खोलते हैं, बड़ा करते हैं प्यूपिल को, वो है लॉन्गिट्यूडनल, जिनको हम कह सकते हैं प्यूपिल प्यूपिल डायलेटरी मसल। एक वो है जो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जो सर्कुलर मसल्स हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल। क्लियर यहां तक? Yes, sir. अच्छा, अब मैं आपको आई दिखाऊं, डायलेटेड प्यूपिल। डायलेटेड प्यूपिल, जरा ये देखो, ये देखो, ये ब्लैक एरिया, ये बाकी ये आयरस है सारा, ये प्यूपिल डायलेट है। कौन सा मसल्स एक्टिवेट है? Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, उसके बाद ये देखो कितना प्यूपिल डायलेट हो बाबा। लॉन्गिट्यूडनल अच्छा, उसके बाद अब देखें, इधर देखो, ये देखो, मुझे बताओ इधर कौन सा मसल एक्टिवेट है, इधर कौन सा मसल एक्टिवेट? इधर प्यूपिल देखो छोटा सा, इधर प्यूपिल बड़ा। तो बताओ किधर कौन सा मसल है? इधर कौन सा मसल एक्टिवेट है? Longitudinal. longitudinal इधर कौन से? Circular. सर्कुलर। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ओक्लोमोटर नर्व
इनमें से कौन से मसल को सप्लाई करती है, जो क्या होते हैं? ड्राकुलर मसल। सर्कुलर। तो ओकुलोमोटर नर्व आपके प्यूपिल को क्या करती है? कंस्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, डायलेटर को नहीं करती सप्लाई। आइरस को, इसका मतलब हमारी आंख के अंदर जो मसल होते हैं आइरस, उसमें दो मसल हैं, दो नर्व सप्लाई हैं। एक है सर्कुलर मसल्स के नर्व सप्लाई, जिसको करती है ओकुलोमोटर नर्व, क्योंकि ओकुलोमोटर नर्व हमारी पैरासिम्पथेटिक नर्व है। हमारी कौन सी नर्व है? पैरासिम्पथेटिक नर्व है। तो इसका मतलब आइरस को जो नर्व सप्लाई होती है, वो जो सर्कुलर मसल्स हैं उनको ओकुलोमोटर नर्व करती है, और उनको पैरासिम्पथेटिक सप्लाई होती है। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, जो प्यूपिल को खोलते हैं, उनको ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई नहीं करती, लेकिन उनको जो नर्व सप्लाई होती है वो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। तो मुझे बताओ, जब आपका प्यूपिल खुला हो तो आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई एक्टिव है कि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एक्टिव है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव है जब प्यूपिल खुला हो। जब आपका प्यूपिल डायलेट हो, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। जब आपका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हुआ हो, फिर आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है? पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक। तो पैरा, इसका मतलब अगर किसी का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट है, उसका पैरासिम्पथेटिक नर्व काम कर रही है, और प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कौन सी नर्व करती है? ओकुलोमोटर नर्व। और प्यूपिल को डायलेट कौन करती है? वो ओकुलोमोटर नहीं करती, वो हमारी दूसरी नर्व हम अभी नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब अगर आप प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करोगे? पहले तो ये बताओ, सिम्पैथेटिक या पैरासिम्पथेटिक? पैरासिम्पथेटिक। कौन सी नर्व है पैरासिम्पथेटिक जो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करती है? ओकुलोमोटर नर्व। इसका मतलब ओकुलोमोटर नर्व आपके प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करती है, क्योंकि ये सर्कुलर मसल्स को नर्व सप्लाई देती है। इसका मतलब oculomotor nerve is a parasympathetic nerve which innervate your circular smooth muscles of iris। ठीक है, ये पैरासिम्पथेटिक नर्व है। प्यूपिल खोलना है, उसके अंदर oculomotor का कोई काम नहीं, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करने विच काम। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी पेशेंट की oculomotor nerve डैमेज होगी, उसका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा? No, sir. उसका प्यूपिल जब कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, प्यूपिल जब कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा तो प्यूपिल ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? डायलेट क्यों हो गया? क्योंकि कंस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा। कंस्ट्रिक्ट किसने करना था? ओकुलोमोटर ने। ओकुलोमोटर ने जब डैमेज होगी, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, प्यूपिल ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? Dilate. तो अब मैं आपसे कहूं कि डाउन एंड आउट आई विद टोसिस फिक्स डायलेटेड प्यूपिल, आंसर क्या लगाओगे? ओकुलोमोटर नर्व। ये देखना, आई होप सब लोगों को यहां तक समझ आई जी ब्रोस? अब देखो, लोग, मैंने नहीं गूगल को कहा, पहले तो डाउन एंड आउट आई है, टोसिस है, इधर प्यूपिल का साइज देखो, और ये जो डाउन एंड आउट आई है, इधर प्यूपिल का साइज देखो, किधर प्यूपिल डायलेटेड है? इधर वाला कि इधर वाला? ये प्यूपिल बड़ा नहीं है इधर, Left side. इसका मतलब इस आंख की ओकुलोमोटर नर्व डैमेज है। एक तो आई नीचे को है और बाहर को है, दूसरा आईलिड भी, टोसिस भी है, आईलिड भी नीचे को है, तीसरा इसका प्यूपिल भी डायलेट है उस आई का कंपैरेटिवली। एनजी नहीं? यस सर। इसका मतलब जब आपकी ओकुलोमोटर नर्व डैमेज होगी, एक तो आपका आई बॉल, ये देखो डाउन एंड आउट होगा, और इसका प्यूपिल भी देखो अंदर से खुला हुआ लग रहा है आपको, इसका प्यूपिल देखो नॉर्मल, इधर देखो डायलेटेड। तो ब्रोस, जब भी आपको ओकुलोमोटर नर्व आए, आपने कहना है इसके टिपिकल लाइनें रट लो कि आपकी डाउन एंड आउट आई होगी क्योंकि एक्स्ट्रा ओकुलर मसल पैरालाइज हो गए, प्यूपिल आपका आईलिड नीचे आ जाएगा क्योंकि आपका लेवेटर पाल्पेब्रल स्पेरियोसस मसल को भी थर्ड नर्व पाल्सी दी, इसलिए आपका आईलिड नीचे होगा आ जाएगा। और प्यूपिल आपका डायलेट नहीं होगा क्योंकि उसको डायलेट थर्ड नर्व ने करना था, सॉरी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा
क्योंकि उसको कॉन्स्ट्रिक्ट थर्ड नर्व ने करना था, थर्ड नर्व फुल पालसी हो गई है। तो इसका मतलब जब आपकी थर्ड नर्व डैमेज हो, आपको डाउन एंड आउट आयटोसिस विद डायलेटेड प्यूपिल मिलेगा। आते मेरे तो समझ सब लोगों को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगली बात सुनिएगा गौर से। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब एक और मसल होता है अब हमारी बॉडी के अंदर, आई के अंदर, सिलियरी मसल। अच्छा, अब ये जो सिलियरी मसल है, अच्छा एक चीज नोट कर लो, यहीं पे लिख लो, बल्कि अगर प्यूपिल डायलेट है तो कौन से नर्व सप्लाई कट गई आंख की? अभी हमने पढ़ा, कौन सी नर्व सप्लाई कट गई? Sympathetic or parasympathetic, sir? ऑक्यूलोमोटर। अगर उल्टा कर दें, अगर आपकी आई को सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की सप्लाई कट जाए तो प्यूपिल डायलेट नहीं होगा, बल्कि क्या जाएगा? Construct. इसका मतलब अगर आपका प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, फिर आई को कौन सी नर्व सप्लाई नहीं आ रही? आइरिस को कौन सी नर्व सप्लाई नहीं आ रही? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई का क्या काम है? प्यूपिल को क्या करना? Dilate करना, sir. जब सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई नहीं होगी, प्यूपिल डायलेट नहीं होगा, बल्कि प्यूपिल क्या हो जाएगा? Constrict. Construct. इसका मतलब अगर आपका प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट है तो फिर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई नहीं आ रही आई को। अगर प्यूपिल डायलेट है, इसका मतलब फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई नहीं आ रही। एनजी नहीं? Yes, sir. अच्छा, अगली बात। अब मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बताता हूं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? जी ब्रोस। No, sir. सर मेरी बात की कौन सी नर्व? वो हमारी नर्व्स हम आगे पढ़ेंगे, लॉन्ग सिली नर्व्स होती हैं, वो बाद में पढ़ेंगे आई में। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है? टॉपिक गुंजर मंजर बच जाने। अच्छा, अब देखें आगे, मेरी बात सुनो। प्यूपिल को खोलता कौन है? क्या बताया मैंने? Sympathetic. सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। इसका मतलब, अब मेरी बात सुनना जरा गौर से, बाकी न्यूरोनाटमी में समझाऊंगा। सूरज की रोशनी में जब आंखों में बहुत ज्यादा लाइट पड़े, प्यूपिल क्या हो जाते हैं? इसका मतलब जब लाइट बहुत ज्यादा हो, हमारी आंखें दुखने लग जाती हैं, क्योंकि प्यूपिल क्या किया होता है? Construct. क्योंकि लाइट जब आंखों में बहुत ज्यादा जाती है, आपकी आंखों में जो भी लाइट गुजरनी है वो प्यूपिल के अंदर से गुजरनी है। इसका मतलब अगर आपका प्यूपिल, अगर बहुत ज्यादा, मैं अभी टॉर्च जलाऊं, मैं मोबाइल के टॉर्च जला के अपने प्यूपिल में टॉर्च ऑन करूं ना, मेरा प्यूपिल पूरी क्या हो जाएगा? Construct. कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं किसी पेशेंट की आंख में टॉर्च जला के लाइट मारता हूं, उसके प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होने चाहिए? यस और नो? Yes, sir. अगर उसके प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, आपने मैं टॉर्च जलाऊं और अब्दुल्ला की आंख में लाइट डालूं, अब्दुल्ला के प्यूपिल्स क्या कर जाएंगे लाइट डालने से? Construct. इसका मतलब अब्दुल्ला की ऑक्यूलोमोटर नर्व काम कर रही है, इसलिए तो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए। इसीलिए तो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए ना, कि अब्दुल्ला की ऑक्यूलोमोटर नर्व काम कर रही है तो लाइट डाली और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हुए ना। अगर अब्दुल्ला की ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो, मैं जितनी मर्जी लाइट पाला, अब्दुल्ला के प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट ही नहीं होने। अगर किसी की ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो, उसकी आंख में लाइट जब डालोगे, फ्लैश लाइट जब ऑन करोगे, उसके प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे? जिसकी ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो नहीं होंगे। अच्छा, अगली बात। इसका मतलब दिन की रोशनी में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, रात को प्यूपिल हमारे क्या होते हैं? Dilate.